Good morning, guys. Welcome to our channel. In this video, we shall discuss the daily editorial analysis of The Hindu. आज का न्यूज़पेपर उठा लेते हैं। 17 तारीख है आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेक श्योर आप हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक करते रहिएगा। रीजन बीइंग हम डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रेजेंटेशन का लिंक दे देते हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं ताकि आपको अगर गलती से कभी मन करे कि नहीं भैया मुझे नोट्स नहीं बनाने, वैसे तो हाईली एडवाइजेबल कि अपने वर्ड्स में नोट्स बनाइए, लेकिन अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उस प्रेजेंटेशन को वहां से डाउनलोड कर सकें। दैट इज अ कंटेंट जो हम सीधे तौर पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकेंडली, कभी कभी हमारा मन करता है कि एक ही एडिटोरियल हमने देखना है या दो एडिटोरियल्स हमने देखने हैं, तो व्हाट आई डू इज मैं सीधा डिस्क्रिप्शन के अंदर उस टाइम का लिंक कह देता हूं, जिसको फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूं कि मैं टाइम स्टैम्प जो है ऐड कर देता हूं डिस्क्रिप्शन के अंदर फॉर ईच एंड एवरी एडिटोरियल दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। डू मेक श्योर कि आप उस डिस्क्रिप्शन को ध्यान से देखें। चलिए, थैंक यू सो मच। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से एडिटोरियल्स हमने कवर करने। अक्रॉस द गल्फ, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। रीजन बीइंग यहाँ पे स्टैंडर्ड जो हमारे एक्सपैट्रिएट्स हैं जो कि गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, उन लोगों के बारे में चर्चा की गई है। नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट एज फार एज एक एस्पिरेंट का पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न। नेक्स्ट अप इज वर्चुअल रियलिटी। नाउ इट टॉक्स अबाउट अ कॉन्सेप्ट ऑफ टेलीमेडिसिन। कॉन्सेप्ट ऑफ टेलीमेडिसिन, ये करीब 2000 के आसपास, सन 2000 के आसपास इस कॉन्सेप्ट को भारत के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। दिस इज वन बिग फैक्टर। यहां से देखिए, मान के चलिएगा यूपीएससी में और जुडिशरी में दोनों जगह पे सवाल बन सकते हैं दैट व्हाट इज टेलीमेडिसिन। यूपीएससी में तो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल रह सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बन सकता है। इसमें मेक श्योर कि आप इसको थोड़ा सा ध्यान से डिटेल में करें, and I will also be covering telemedicine in detail in our weekly current affairs series. Now, a blueprint to revive the economy, ये पी चिदम्बरम जी ने लिखा है and for a change नॉन पार्टिजन मैनर में लिखा है। एंड क्या लिखा है दोस्तों, इस पूरे के पूरे एडिटोरियल को बहुत ध्यान से बारीकी से कवर करेंगे, बिकॉज इसमें से इतना ज्यादा कंटेंट हमारे एसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, GS2 के, GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसेज एंड GS2 GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट निकल कर आ रहा है। इसे बहुत बारीकी से देखने वाले हैं। अ केस टू यूज जेई मेंस इंस्टेड ऑफ जेई एडवांस, ये एडिटोरियल भी हमने डिस्कस नहीं करना है। रीजन बीइंग कि ये पहली चीज तो ये मुझे अपने पुराने दिनों की याद दिलाता है जहां पे AI का एग्जाम मैंने जो है क्लियर किया था एंड IIT नहीं हुआ था, टू बी वेरी फ्रैंक। बट यस, IIT और AI को मर्ज करके, या कह लीजिए दोनों को नया नाम देके इंटीग्रेट करके जेईई मेंस और जेईई एडवांस जो है वो क्रिएट कर दिया गया था फॉर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स फॉर एडमिशंस इन वेरियस कॉलेजेस including IITs and NITs etc. Now this entire editorial is talking about कि ये दोनों चीजें हैं क्या। तो basically not at all important as far as our point of view and aspirants point of view is concerned, तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट दे टेंड टू डू इज दे टेंड टू मेक दिस मिस्टेक कि वो इस तरीके के एडिटोरियल्स को पढ़ते हैं, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन ऑबिचुरी, ऑप्टिमिज्म वाज अ ड्यूटी फॉर हिम। नाउ दीज आर द काइंड्स ऑफ एडिटोरियल्स। अगर रिसेंटली कोई पब्लिक फिगर की डेथ हुई है एंड उनकी पब्लिक लाइफ के बारे में डिस्कशन हुई है, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। हाँ, उसमें से कोई अगर इशू निकल कर आता होता तो हमें जरूर डिस्कस करना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड अगर कह लीजिए, या ड्यूटीज से रिलेटेड, या कोई लीगल या कह लीजिए सोशल इश्यूज निकल कर आते हैं, वो डिस्कस करना बनता है। नाउ सिमिलरली डेटा ड्रिवन रिपोर्टिंग होनी चाहिए, ये कह रहा है ये वाला एडिटोरियल। अगेन नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। इसको आप सोचिए, ध्यान से सोचिए कि इसको आप कहां यूज कर सकते हैं। ना ये एसेज में यूज हो सकता है, ना ये GS2 में। हाँ, कुछ हद तक अगर आप यूज कर सकते हैं तो एसेज में यूज कर सकते हैं, जहां पे मीडिया रिलेटेड एसेज आते हैं, जहां मीडिया रिलेटेड एसेज आते हैं। लेकिन इसमें ये चीज की चर्चा नहीं की गई है। जो बात यहां बोल रहे हैं वो चीज तो आप वैसे भी एसेज में कवर करेंगे। इनफैक्ट हम भी अलग से बहुत डिटेल में इस पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं अलग से। नाउ the most important editorial is, will the aviation industry recover from this pandemic? Now all of these editorials जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इन सभी एडिटोरियल्स को थोड़ा सा डेटा पैक लगा लीजिएगा। आई नो आज का जो ये भी सेशन है, जो हमारा ये वीडियो है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मेक श्योर आप इसे अंत तक देखें, बिकॉज आज इसमें से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स निकल कर आने वाले हैं। वर्चुअल रियलिटी बीइंग, जहां से प्रीलिम से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं,
ब्लूप्रिंट टू रिवाइव द इकोनॉमी, ये बेसिक फॉडर हो जाएगा। आपके सारे के सारे आंसर्स, चाहे वो जीएस हो चाहे एसएज हो, सब जगह पे यूज हो सकता है। इंटरव्यू लेवल तक आपको ये मदद कर सकता है। एक थॉट प्रोसेस निकल के आएगा इसके अंदर से। एंड नेक्स्ट इज, विल द एविएशन इंडस्ट्री रिकवर फ्रॉम दिस पेंडेमिक? नाउ दिस इज वन एडिटोरियल जो कि जीएस 3 में पर्टिकुलरली पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एडिटोरियल की, वर्चुअल रियलिटी। इट इज एन एडिटोरियल जो कि टेलीमेडिसिन की बात करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। चलिए शुरुआत करते हैं, इस एडिटोरियल में क्या क्या बातें की गई हैं। टेलीमेडिसिन कैन हेल्प रीच पेशेंट्स वेयर एक्सेस टू मेडिकल केयर इज डिफिकल्ट। जहां जहां पे पेशेंट्स तक मेडिकल केयर नहीं पहुंच सकती, वहां वहां आप टेलीमेडिसिन के जरिए उन पेशेंट्स तक आउटरीच अपनी बढ़ा सकते हैं। The world has very few devices left to fight COVID-19 with, but technology remains one of them. टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है, एंड कैसे? Whether it is to employment of state of the art technology in the discovery of cures or vaccines, or traditional technology services to enhance healthcare, बेसिक तरीकों से जिसमें आप कंसल्टेशंस वगैरह दे सकते हैं, and even tools that keep people at home occupied and productive. For example, जैसे हम लोग कर रहे हैं आप लोगों के साथ, we are working from home so that you don't have to go anywhere for these kinds of things. It is clear that technology will serve humanity at one of its darkest moments. Now, देखिए एक चीज जरूरी है, वो ये है कि ये जो हमने बात कही कंसल्टेशंस की, जहां पे हेल्थ केयर को आप एनहांस कर सकते हैं। और देखिए दो प्रोंग स्ट्रैटेजी है। पहली चीज तो ये कि यू कैन एनहांस दी हेल्थ केयर सर्विसेज, वो भी बेहतर हो सकती है हेल्थ केयर सर्विसेज। और दूसरी चीज क्या हो सकती है कि आप आउटरीच, या जिसको आप स्प्रेड कहते हैं, हॉरिजॉन्टल अप्रोच, जहां पे आप ज्यादा पैमाने तक, ज्यादा लोगों तक आउटरीच जो है बढ़ा सकते हैं। तो इस चीज में भी बढ़ोतरी हो सकती है, एंड दैट इज वेयर your telemedicine ka concept comes into play. The pandemic has contributed to the understanding of myriad of ways in which available technologies have not been put to better use. Now, this is just a general thing. इस तरीके की स्टेटमेंट्स को आप अगर एक जगह पे नोट कर लें तो सीधे तौर पे एसेज में यूज हो सकती हैं। इसी तरीके की लैंग्वेज जो है अगर आप एसेज में यूज कर लेते हैं, देखिए बहुत ज्यादा हाईफाई नहीं होना होता है, लेकिन स्टिल इस तरीके की लैंग्वेज अगर आप यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा कह लीजिए कि उसको 4 नहीं तो 1.5 चांद तो लग ही जाते हैं। चलिए, among the primary uses is telemedicine. Telemedicine के ऊपर आ जाते हैं। It has rendered inexorable now by the temporary paralysis brought on by a freeze on movement. तो बेसिकली लॉकडाउन की वजह से जो नुकसान हो रहा है हेल्थ केयर सर्विसेज को, जिसमें से प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज आर आल्सो इंक्लूडेड, सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज एंड टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज एज वेल। सारी की सारी हेल्थ केयर सर्विसेज उन पे असर पड़ रहा है। टर्शरी पे ऑब्वियसली थोड़ा सा कह लीजिए कम पड़ रहा है, सेकेंडरी में और कम पड़ रहा है, लेकिन प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज आर ऑन अ कंप्लीट हॉल्ट। तो इस चीज को समझते हुए जो है सरकार ने रिसेंटली गाइडलाइंस इशू की हैं which have allowed for widespread use of telemedicine services. And now this is, ये एक idiom है इंग्लिश का, short in the arm. This is not short in the arm का मतलब ये नहीं कि तकलीफ हो गई है, short in the arm का मतलब ये है कि फायदा होने वाला है। short in the arm for telehealth crusaders, जो पिछले काफी समय से इंक्लूडिंग टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये बताना जरूरी है कि इन लोगों ने ये फाइट को कंटिन्यू रखा था, that has been battling for long to use technology in its complete arc to reach remote areas in India. तो अब इसमें किया क्या जाएगा, इससे फायदा क्या होगा, ये देख लेते हैं। Consistent with the world over practices where several nations have deployed telemedicine to reach people have been unable to come to hospital. उन लोगों को केटर करने के लिए ये टेलीमेडिसिन का कॉन्सेप्ट जो है लगाया जा रहा है। इससे फायदा क्या होता है, पहली चीज तो ये, कोविड-19 चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, इस सारे सिचुएशन में आप हॉस्पिटल्स में फुटफॉल जो है उसको कम कर सकते हैं, रिड्यूसिंग द फुटफॉल। फिजूल में, जैसे कह लीजिए, नॉट फिजूल में बट स्टिल छोटी छोटी बीमारियों के लिए आपको हॉस्पिटल ना जाना पड़े, वो सीधे तौर पे आप टेली कह लीजिए सर्विसेज की जरिए, टेलीकम्युनिकेशन को यूज करते हुए आप जो है, आपको प्रिस्क्रिप्शन मिल जाए, आपको आपका क्योर मिल जाए। नाउ टू रिड्यूस द फुटफॉल इन हॉस्पिटल्स, दूसरा टू प्रोवाइड मेडिकल एंड मेंटल हेल्थ काउंसलिंग टू काउंटलेस नंबर ऑफ पीपल। नाउ अब ऐसा हो रहा है कि
जो लोग तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो तो ठीक है, वो तो इनफैक्ट उनके साथ क्या हो रहा है कि रात को 12 बजे भी बॉस की कॉल आ जाती है, 12 बजे, तो वो ये पूछते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो, तो हम कहते हैं कि सर हम बर्तन मांज रहे हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लोग वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहे हैं उनके साथ मेंटल हेल्थ की ऐसी सिचुएशन हो रही है दैट दे आर गोइंग इनटू अ स्लंबर, इस वर्ड को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इकोनॉमी जब स्लंबर में जाती है तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा जॉब्स का लॉस होता है एंड बहुत ज्यादा रुपये की डिवैल्यूएशन हो जाती है। नाउ ऐसे में अगर आप देखें तो भारत के बहुत सारे लोग इसी स्लंबर में जा रहे हैं, उन्हें नहीं पता चल रहा है कि लॉकडाउन में क्या करना है। ऐसे में उन्हें मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की जरूरत पड़ रही है एंड इवन इन सर्टेन केसेस मेडिकल केयर की भी जरूरत पड़ रही है। 2000 में पहली बार ऐसा हुआ था कि टेलीमेडिसिन वाज फर्स्ट एम्प्लॉयड इन इंडिया। ये एक पायलट प्रोजेक्ट के जरिए ही सही, लेकिन धीरे धीरे इट वाज प्रोग्रेसिंग, बट इट वाज एक्सक्रूशिएटिंगली स्लो। जो इसकी प्रोग्रेस थी बहुत कम थी अंटिल द पेंडेमिक। अभी क्या है कि इसको आप सीधे तौर पे किक स्टार्ट कर सकते हैं और इसको बेसिकली जेट इंजन के ऊपर बिठा के इसको चला सकते हैं। द मेडिकल कम्युनिटी वाज ओनली हेल्ड बैक बाय द लैक ऑफ लेजिस्लेशन। क्योंकि इसके ऊपर लेजिस्लेशन नहीं थी, इस वजह से वो लोग रुके हुए थे टू एनेबल टेली कंसल्टेशंस। नाउ फॉर नो सूनर वाज द पॉलिसी वाज अनाउंस्ड, बहुत सारे हॉस्पिटल्स, क्लिनिशियंस hurried to jump onto the bandwagon advertising contact information for for patients. Now as जैसे ही ये गाइडलाइंस इशू हुई, साथ की साथ हॉस्पिटल वाले, क्लिनिक वाले, डॉक्टर्स, सब लोग जितने भी मेडिकल वर्कर्स हैं, उन सारी कम्युनिटी की तरफ से एक बहुत ही पॉजिटिव और प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स आया। सब लोगों ने अपनी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया, जिसको यूज कर सकते हैं अब पेशेंट्स फॉर टेलीमेडिसिन पर्पसेस। अब इसके फायदे क्या है? पहली चीज तो ये, जहां पे डिस्टेंस हैज बीन ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पीपल, तो जहां पे 6 फीट का फासला रखने की बात की जा रही है, तो ऐसे में टेली कंसल्टेशंस आर नॉट बार्ड इवन व्हेन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स मे और मे नॉट हैव टू बी क्वारंटीन। जहां पे पेशेंट्स या प्रोफेशनल्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को खुद को क्वारंटीन होना पड़े, वहां पे मेरी गली में सब्जी वाला फिर से आ गया है, तो मेरा टाइमिंग ऐसा है कि हम आपस में क्लैश करते हैं। वो कितना ज्यादा जोर से बोलेगा, मैं कितना ज्यादा जोर से बोलूंगा। नाउ एडवांटेजेस, सबसे पहली चीज तो ये कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को वॉयलेट या फ्लाउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे तौर पे आप अपना काम कर सकते हैं फोन पे या किसी भी और नजरिए से, किसी और तरीके से, कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपको प्रिस्क्रिप्शन जो है मिल सकती है। एडवांसमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज विल ओनली बेनिफिट। जो ये टेलीकम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज बेहतरीन होने वाली हैं, ये धीरे धीरे करके आपकी पूरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को, जो आगे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ सेक्टर का, उसको बढ़ाएगा ही, कम नहीं करेगा। ओवर द इयर्स इट हैज मेड द ट्रांसमिशन ऑफ इमेजेस एंड साउंड फाइल्स बेटर। रीजन बीइंग, अभी क्या हुआ है कि बिकॉज आईटी इंडस्ट्री में थोड़ी सी एडवांसमेंट्स आई हैं, उस वजह से फॉर एग्जांपल हार्ट और लंग की जो साउंड्स हैं, कफ है, फास्टर और सिंपलर मैनर में इस तरीके की इमेजेस, इस तरीके की साउंड फाइल्स, इनको ट्रांसमिट करना टेलीकम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज को एनहांस करने की वजह से आसान हो गया है। पायलट टेलीमेडिसिन एक्सपेरिमेंट्स इन ऑप्थेल्मोलॉजी and psychiatry have proven to be of immense benefit to the communities. In fact, इन दो केसेस के अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिला है। साइकाइट्री तो आप समझ सकते हैं, जैसे जो अभी सिचुएशन मैंने एग्जांपल के तौर पे दी, जैसे वर्क फ्रॉम होम वाली, तो उस केस में तो बहुत ही बेनिफिट कर सकती है। While unleashing the potential of telemedicine to help people, experts and government agencies must be mindful of the possible inadequacies of the medium. For example, securing the sensitive medical information of individuals, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। Such cognizance should guide the use of technology. तो इस तरीके से आपको बिल्कुल कंट्रोल्ड मैनर में इस टेलीकम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज को अपने को एनहांस करना पड़ेगा। टेलीमेडिसिन की इन सर्विसेज को जो है आपको रोबस्ट मैनर में लोगों तक पहुंचाना चाहिए। दिस एडिटोरियल फॉर यू गाइस, वर्चुअल रियलिटी। चलिए अब जाते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ, अ ब्लूप्रिंट टू रिवाइव द इकोनॉमी। ये कब बाहर आते हैं, कब जेल में चले जाते हैं, पता नहीं चलता। अभी तो खैर काफी लोगों को जेल से छुटकारा मिल भी गया है बिकॉज ऑफ कोविड-19, बट लेट्स जस्ट सी, जोक्स अपार्ट, लेट्स जस्ट सी कि इस एडिटोरियल में क्या इतने बारीकी से इन्होंने जो भी इकोनॉमी को, होपफुली अगर ये अपने समय में भी ये काम करते तो काफी अच्छा हो जाता है, बट चलिए जोक्स अपार्ट। नाउ
सार्केज्म थोड़ा मुझे पसंद है, बट आई होप आप लोग इसको माइंड नहीं करेंगे। अ ब्लूप्रिंट टू रिवाइव द इकोनॉमी, अ carefully crafted economic proposal for government's consideration to help fellow citizens। तो ये क्या प्रपोजल है? पहली चीज तो ये कहा जा रहा है कि भैया ग्रेटर डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन से भी ग्रेटर डिप्रेशन जो है वो टर्म जो है इट हैज एंटर्ड द वोकैबुलरी ऑफ इकोनॉमिस्ट व्हिच हाइलाइट्स द ग्रेविटी ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन एंड इकोनॉमिक क्राइसिस व्हिच इज कन्फ्रंटिंग अस टुडे कोविड-19 की वजह से। एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इन एवरी नेशन हैज टू कम टू अ स्क्रीचिंग हॉल्ट, इस तरीके से, राइट? चलिए, फर्स्ट, सबसे पहली चीज, द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट एनी गवर्नमेंट शुड डू इंक्लूडिंग इंडियाज is to diagnose the scale of economic crisis accurately। सही तरीके से पहले तो हिसाब लगाया जाए कि भैया किस स्केल का इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे सामने मंडरा रहा है। The economic crisis needs a demand side and a supply side response। डिमांड साइड का रिस्पॉन्स और सप्लाई साइड का रिस्पॉन्स दोनों तरफ से आपको काम करना पड़ेगा। इट इज मॉरली इंपेरेटिव दैट वी इमीडिएटली एड्रेस दीज मिजरीज, पर्टिकुलरली आपको पुअर और वल्नरेबल सेक्शंस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। नाउ इफ यू हैव बीन फॉलोइंग माय वीडियो लेक्चर्स, इफ यू हैव बीन फॉलोइंग दिस सीरीज, तो आपको पता होगा कि हम पुअर एंड वल्नरेबल की बात बहुत बार कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो प्रपोजल दिए गए हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। खासतौर पे बॉटम हाफ ऑफ ऑल दी हाउस होल्ड्स, 13 करोड़ 26 करोड़ में से 13 करोड़ फैमिलीज को सीधे तौर पे 5,000 रुपए पर फैमिली पर मंथ जो है आप देना शुरू कर दीजिए विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर। नाउ ये खर्चा जो है, अगर आप स्टेट्स की बीपीएल लिस्ट को भी इंक्लूड कर लें तो भी हद से हद 65,000 करोड़ रुपया बनता है, 65,000 करोड़। एंड आप क्या कर सकते हैं कि ये अगर मान लीजिए आगे अगर आप स्टैगर्ड फॉर्म में कह लीजिए कि इकोनॉमी को खोलना शुरू करते हैं, तो मई के महीने में आप उसको 5,000 से कम करके 3,000 रुपए कर सकते हैं। नाउ दिस विल बी एन एडिशनल कॉस्ट, अगले महीने में ये एडिशनल कॉस्ट हो सकती है 39,000 करोड़। अब आप यहां पे प्रधानमंत्री जनधन आरोग्य योजना कह लीजिए और मनरेगा कह लीजिए और उसी के साथ जैम ट्रिनिटी कह लीजिए, जैम ट्रिनिटी। भूख लग रही होगी, सुबह सुबह चाय की प्याली आपके साथ में होगी, जैम को मिस इंटरप्रेट मत कीजिए। चलिए, तो जैम ट्रिनिटी इस डेटाबेस को जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसी को यूज करके आप ये 5,000 रुपए और अगले महीने 3,000 रुपए अगर जरूरत पड़ती है तो उस हिसाब से आप दे सकते हैं। तो सरकार को खर्चा जो है ज्यादा नहीं होने वाला है, करीब करीब कह लीजिए कि 1,00,000 करोड़ के आसपास का खर्चा होगा, 1,04,000 करोड़ के आसपास का। मोर देन द कैश इटसेल्फ, इट इज द फूड। जो एक्सपर्ट्स हैं ये कहते हैं कि इट इज द फूड दैट द पीपल नीड द मोस्ट अर्जेंटली एंड इंडिया इज फार इन एक्सेस ऑफ द बफर स्टॉक रिक्वायरमेंट। भारत के पास बफर स्टॉक रिक्वायरमेंट से काफी ज्यादा जो है आप कह सकते हैं कि स्टॉक अवेलेबल है। सेंटर हैज ऑलरेडी अनाउंस्ड अ डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम for free food, but reports suggest कि it is either the lack of food supplies at local ration shops or identity requirements of ration cards that are proving to be roadblock। तो या तो lack of supplies हैं, सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही हैं, reasons can be varied, क्योंकि logistics जो है वो halt पे है, बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो दे आर सेइंग कि हम नहीं जाएंगे, और इंटरस्टेट जो माइग्रेशन है, इंटरस्टेट जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें तकलीफ है, एंड आइडेंटिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर राशन कार्ड। तो बहुत सारे जो राशन कार्ड शॉप राशन शॉप ओनर्स हैं, तो वो आइडेंटिटी कार्ड्स, आधार कार्ड और राशन कार्ड को मैंडेटरीली कह लीजिए कि वो डिमांड कर रहे हैं। तो आइडेंटिटी रिक्वायरमेंट्स की वजह से भी ये रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं। गवर्नमेंट मस्ट यूनिवर्सलाइज फूड डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज द सेकंड थिंग दैट दिस एडिटोरियल प्रपोजेस, यूनिवर्सलाइज फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। Rush supplies to every ration shop so that every family gets free grains। और अगली बार जब आप 15 अप्रैल की नई जो गाइडलाइंस हैं उसमें आपने जैसे अलाउ किया मनरेगा के काम को, which was earlier stopped due to lockdown, this is a positive step। This has restarted while observing social distancing norms। Now district collectors को आप क्या कर सकते हैं, उनको आप एंटाइटल कर सकते हैं, उनको एम्पावर कर सकते हैं। They should be given the freedom to start and expand works under मनरेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को हम और आप में से जो भावी आईएएस एस्पिरेंट्स हैं, जो कह लीजिए जो भावी आईएएस ऑफिसर्स हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स कई बार बनने की जो है सपना रखते हैं, तो उनके लिए ये दिस इज मोर लाइक सजेशन
कि अगर कभी भी इस तरीके की आपदा आप फेस करते हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, तो इस तरीके के मेजर्स आपको भी जो है लेने चाहिए। नाउ इफ वर्क कैन नॉट बी गिवन फॉर सम रीजन, 10 दिन की वेजेस हर महीने जो है आप उसको सीधे तौर पे पे कर दीजिए टू द रजिस्टर्ड मनरेगा वर्कर्स इन द पंचायत और द ब्लॉक। जो पंचायत या फिर उस ब्लॉक समिति के जो रजिस्टर्ड मनरेगा वर्कर्स हैं, उनको सीधे तौर पे 10 दिन की तनख्वाह सीधे तौर पे उनके खातों में डाल दीजिए अंटिल द स्कीम इज रिज्यूम, जब तक स्कीम चालू नहीं होती। और आप क्या कर सकते हैं ऐसे समय में? अमर्त्य सेन, रघुराम राजन, अभिजीत बैनर्जी, इन जैसे लोगों से जो कि हाईली पोजिशन्ड इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे आप सलाह ले सकते हैं, उनसे इस तरीके के मेजर्स को इंप्लीमेंट करने का कह लीजिए सुझाव ले सकते हैं। The key to reopening individual commercial activity lies in our ability to identify sensitive COVID-19 hotspot areas and containment zones. तो सेंटर और स्टेट को एक साथ काम करना होगा, क्योंकि कारण क्या है? अगर आप एक हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई करते भी हैं, तो ऐसा हो सकता है दैट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो हॉटस्पॉट जो है वो नॉन हॉटस्पॉट में तब्दील हो जाए। और ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई नॉन हॉटस्पॉट था वो हॉटस्पॉट में कन्वर्ट हो जाए। तो आपको ये आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जो है ये साथ के साथ चलाना पड़ेगा। इसमें आपको क्या करना है? यू हैव टू कंटिन्यूअसली टेस्ट एंड मॉनिटर these patients and these areas. Starting from May 4th, new guidelines must be expanded to permit all economic activities with few exceptions, and जितने भी नॉन हॉटस्पॉट एरियाज हैं वहां पे आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को अलाउ कर दीजिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी रिक्वायर्स लेबर और कैपिटल, सबको पता है, विच आर सिग्निफिकेंटली डिमिनिश्ड ड्यू टू लॉकडाउन। ना लेबर घर से बाहर निकल पा रही है और ना ही कैपिटल जो है खर्च हो पा रहा है। सो आप क्या कर सकते हैं? पहली चीज तो ये समझिए दैट 3/4 ऑफ द 80 मिलियन एंटरप्राइजेस दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, दे आर एस्टैब्लिशमेंट दैट ऑपरेट एट लोकल लेवल, लोकल एरियाज में ऑपरेट करते हैं। एंड अगर आप स्मॉल शॉप्स, सर्विस एस्टैब्लिशमेंट्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड जो वर्कर्स हैं उनको कमर्शियल एक्टिविटी शुरू करने की इजाजत दे देते हैं, तो उससे बहुत फायदा हो सकता है। न्यू गाइडलाइंस परमिट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ड्यूरिंग राबी हार्वेस्ट सीजन, लेकिन इसमें भी काफी कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं। कारण क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। आप क्या कर सकते हैं 4 ऑफ मई के बाद? मास रैपिड ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को शुरू कर सकते हैं। उसके साथ ही प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मस्ट बी ग्रेजुअली ओपन्ड एज वेल, इन पर्टिकुलरली इन नॉन हॉटस्पॉट एरियाज, ताकि ज्यादा मोबिलिटी ऑफ लेबर जो है उसको शुरू किया जाए। लेकिन एक चीज का हमें ख्याल रखना होगा, क्योंकि दिस इज द रिस्कीएस्ट पार्ट। तो आपको यहां पे एक तो सेल्फ इंपोजिंग गाइडलाइंस होनी चाहिए एंड पर्टिकुलरली सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को बसेस में, ट्रेन में, सब तरीके से एडिक्वेट प्रिकॉशंस के साथ, adequate precautions such as temperature checks, social distancing norms, इन सब चीजों को अगर आप फॉलो करते हुए ये सारी चीजें करते हैं, then only this is possible, which is a very highly unlikely situation भारत जैसे देश में, जहां भारत जैसे देश में लॉकडाउन जो है इतना मुश्किल रहा, जो आप कह सकते हैं कि इंप्लीमेंट करना। हालांकि हम काफी सक्सेसफुल रहे हैं, लेकिन इट वाज स्टिल वेरी डिफिकल्ट। एंड आज भी आप देखते हैं बहुत सारे लोग सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को वायलेट करते रहते हैं, फ्लाउट करते रहते हैं, मास्क नहीं पहन के निकलते हैं। तो दैट इज अ हाईली कह लीजिए रिस्की सिचुएशन इन अ कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया इज ऐसा कि सदगुरु जग्गी वासुदेव जी कहते हैं, इट इज अ कॉस्मिक केओस। वन स्ट्रैटेजी कुड बी टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पैसेंजर्स। तो आप पैसेंजर्स की जो फेहरिस्त है उसको, लिस्ट को आप कम कर सकते हैं बसेस में, एंड उसी वजह से आपको फायदा ये हो सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स जो है फॉलो किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए इतनी बड़ी बस है, तो आप यहां से एंटर करते हैं, तो पहले जो एंटर किया वो यहां बैठ गया, दूसरा जो एंटर किया वो यहां बैठ गया, तीसरा एंटर किया यहां बैठ गया, चौथा यहां, पांचवा यहां, और यहां मान लीजिए ये हो गया आपका बस का ड्राइवर, सटा यहां दरवाजे के पास। तो इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो किया जा सकता है। जहां 30 की स्ट्रेंथ की बस है, बस की स्ट्रेंथ है, या 60 की स्ट्रेंथ है बस की, तो आप उसमें से 1/3 या कह लीजिए 1/5 पे रन कर सकते हैं उसे। देयर विल बी ट्रेड ऑफ्स, बहुत नुकसान होगा, लेकिन बट ईच लोकल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कैन चूज द राइट पॉलिसी एंड ट्वीक इट फॉर द फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, दिस कैन बी वन एग्जांपल। नाउ the other essential ingredient for resumption of economic activity is access to capital। ये तो हो गया था अभी तक लेबर की बात, अब बारी आती है कैपिटल की, और पर्टिकुलरली वर्किंग कैपिटल की। मेजॉरिटी ऑफ जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं
they would have run out of cash and lost significant revenues. No bank is likely to lend them. ऐसे में सरकार को स्टेप इन करना पड़ेगा टू प्रोवाइड क्रेडिट गारंटीज टू दीज इंस्टीट्यूशंस, टू दीज enterprises, and to provide incentives to banks ताकि वो एसएमईज को लोन दे सके। आरबीआई ने पहले ही बैंक्स को इंस्ट्रक्शन दी है कि आप 3 महीने का मोरेटोरियम दे दें ऑन लोन ऑब्लिगेशंस, लेकिन इसमें एक कह लीजिए कैच है। वो कैच 22 ये है कि 3 महीने के मोरेटोरियम के बावजूद भी उस 3 महीने में आपको लोन के ऊपर इंटरेस्ट पड़ता रहेगा। दैट इज अ वेरी वेरी बैड थिंग दैट हैज बीन डिसाइडेड ऑन बाय आरबीआई एंड द बैंक्स, वेरियस बैंक्स। जब आप 3 महीने एक्सटेंशन दे रहे हैं तो उसमें आप एक्स्ट्रा पैसा भी चार्ज कर रहे हैं। So this is a bit disheartening as a fellow Indian. If needed, this can be extended for another 3 months. तो ये चाहे आपने मोरेटोरियम दिया भी है फॉर एग्जांपल, 3 महीने तक इसे और एक्सटेंड किया जा सकता है। फॉर्मल सेक्टर की बात करें, नो फॉर एग्जांपल सॉरी, हाँ फॉर्मल सेक्टर की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जनरली इनफॉर्मल कैटेगरी में आ जाते हैं, जनरली इनफॉर्मल कैटेगरी में आ जाते हैं। इनफैक्ट इसमें से बहुत सारे उस 80 मिलियन की जो फिगर की हमने बात की थी, 80 मिलियन की, यहां ये जो बात की थी हमने, ये 80 मिलियन की कैटेगरी में आ जाते हैं मोस्ट ऑफ दी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। लेकिन जैसे थोड़ा तो लेवल बढ़ जाता है तो वो आउटस्कर्ट्स में, सिटी के आउटस्कर्ट्स में जो इंडस्ट्री सेटअप होती हैं वो मीडियम एंटरप्राइजेस में आ जाती हैं, एंड दैट इज व्हाई इनके ऊपर खास फोकस करना चाहिए। सिमिलर टू द फैशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का जो पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम है, उसके लाइंस पे, उसके तर्ज पे आप सरकार जो है फॉर्मल सेक्टर बिजनेसेस को हेल्प कर सकती है, पर्टिकुलरली किस चीज से बचाने के लिए, रिट्रेंचमेंट और ले ऑफ से बचाने के लिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ज्यादातर केसेस में क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा रही हैं इन स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर, एंड कंपनीज क्या है, इंडस्ट्री क्या है, वो रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ्स की तरफ जा रही है। दिस इज अ वेरी बैड एंड ग्रिम सिचुएशन फॉर इंडिविजुअल्स इन द कंट्री। क्या किया जा सकता है? किया ये जा सकता है कि जैसे 2017-18 का जो इकोनॉमिक सर्वे था, उसमें ईपीएफओ का जो डेटा दिया गया था उसको यूज किया जा सकता है, जिसने ये बताया था दैट देयर आर 40 मिलियन एम्प्लॉइज अर्निंग लेस देन 15,000 per month who are employed in the firms registered under GST and they are likely to be vulnerable to be retrenched. उनकी रिट्रेंचमेंट हो सकती है। गवर्नमेंट could protect their paychecks by funding their employers to pay them for 1 or 2 months, 1 से 2 महीने के लिए उनको जो है ये सरकार थोड़ा सा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है। दिस कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग ईपीएफओ का और जीएसटी डेटाबेसेस का डेटा। आरबीआई एंड थ्रू इट्स बैंक्स should be encouraged to make capital available liberally to the sectors such as tourism and manufacturing. टूरिज्म और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स को लिबरल फैशन के अंदर आप जो है कैपिटल प्रोवाइड कीजिए, वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड कीजिए, एंड अभी थोड़े देर के लिए आप एनपीएस वगैरह की जो परेशानी है उसको भूल जाइए, थोड़ा छोड़ दीजिए। राइट नाउ थोड़ा इसको कंक्लूजन की तरफ लेके आते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड तो साफ तौर पे पता है कि भैया जो कंट्रीज हैं वो सब की सब प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रही हैं। किसकी तरफ जा रही हैं? प्रोटेक्शनिज्म की तरफ, कि हम अपना अपना देख लें भैया, पहले अपना घर संभाल लें फिर आप लोगों को देखेंगे, विच इज टू सर्टेन एक्सटेंट राइट एज वेल। जहां पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात आती है, भारत कभी पीछे नहीं हटता है, लेकिन भारत को अपना हाउस इन ऑर्डर भी लेके आना है। इंडिया मस्ट डू वट एवर इट टेक्स थ्रू एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स एंड स्ट्रैटेजाइज द यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। जो भारत ने पिछले इतने समय में इकट्ठा किया है उसे यूज कीजिए, कैपिटलाइज कीजिए ऑन एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज अराइजिंग आउट ऑफ दिस क्राइसिस। Now, most of the countries they are deferring China's के product, Chinese products को defer कर रहे हैं, and they would definitely prefer Indian products because अभी एक कह लीजिए मार्केट सेंटिमेंट भारत के हक में, फेवर में है और चाइना के अगेंस्ट है। इंडिया शुड लीप फॉरवर्ड एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी बाय द हॉर्न्स। नाउ स्टिमुलेट एक्सपोर्ट पैकेजेस प्रोवाइड कीजिए ताकि वो एक्सपोर्ट्स को स्टिमुलेट कर सके ड्रामेटिकली ओवर द नेक्स्ट few years. Exports can be the key to the jobs for hundreds of millions of skilled as well as unskilled workers. तो अगर आप कह लीजिए एक्सपोर्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं तो आप जॉब क्रिएशन भी कर सकते हैं एंड थोड़ा सा इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं। अब थोड़ी सी तारीफ उन्होंने अपनी भी की कि जिस हिसाब से 2004 से 2010 के बीच में जो भी इकोनॉमी अच्छे लेवल पर चल रही थी। नाउ
fiscal stimulus measures on demand and supply side must be supplemented by, अब ये आरबीआई के ऊपर जो कह लीजिए आरबीआई की तरफ से जो भी इनिशिएटिव चाहिए वो बताया जा रहा है, मॉनेटरी स्टिमुलस आरबीआई की तरफ से होना चाहिए विद रीडिजाइंड मेजर्स सच एज मोरेटोरियम, लोन फॉरगिवनेस, लोन माफी, या फिर रेगुलेटरी फोरबियरेंस, फॉर एग्जांपल एनपीए रेगुलेशंस की अगर हम बात करें, एंड ईजिंग द साइकिल ऑफ क्रेडिट फ्लो। नाउ अगर ये पूरे के पूरे फिस्कल पैकेज की हम बात करें तो ये करीब करीब 5 से 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास पड़ता है। और ये ऐसा नहीं है कि हमारे सरकारों के हाथ से बाहर है, भारत इतना भी गरीब नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2020-21 का जो बजट था उसमें टोटल एक्सपेंडिचर बजट में 70 लाख करोड़ रुपए होने वाला था। तो उसमें से इतनी अमाउंट तो आप खर्च कर ही सकते हैं, एंड दिस इज अ वेरी बिग अमाउंट। इससे बहुत बड़ा स्टिमुलस मिल सकता है। इनफैक्ट Center alone had budgeted to spend 4 lakh crore on capital expenditure this fiscal year. तो ये तो उसके बराबर की वैल्यू है। 1 लाख करोड़ का ही फर्क है, ज्यादा का फर्क नहीं है। तो इतना तो जेब में लेके घूमते ही है भारत सरकार। इन अ क्राइसिस मैनी in a crisis much of the capital expenditure may not be possible at all, and even if it is must be deferred to the next fiscal year. ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये अभी तो वैसे भी खर्च होने नहीं वाला। जिस तरीके से जो पॉलिसी हमने डिजाइन की थी वो इस पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए नहीं की गई थी, वो जो भी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस चल रहे थे उनके हिसाब से की थी। तो ऐसे में इसको यूज किया जाना चाहिए अदर साइड पे। बिसाइड्स मोर सेविंग्स कैन बी आइडेंटिफाइड, और ज्यादा सेविंग्स ढूंढी जा सकती है अलग अलग जगहों से। सेंटर कैन बोरो मनी विदाउट क्राउडिंग आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, और हद से हद अगर बहुत ज्यादा ही कह लीजिए कि दिक्कत आ गई है तो गवर्नमेंट कैन मोनेटाइज द पार्ट ऑफ एडिशनल डेफिसिट बाय प्रिंटिंग मनी। दिस इज वन थिंग दैट इज हाईली अनएडवाइजेबल, एंड इसी वजह से फाइनल रिजॉर्ट बोला गया है इसे। अनलेस एंड अनटिल वो फाइनल रिजॉर्ट की सिचुएशन आती है, अगर आप 5 से 6 लाख करोड़ रुपए इसी तरीके से इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली खर्च कर देते तो बहुत फायदा होने वाला है। दिस इज द एडिटोरियल एनालिसिस फॉर यू गाइस, जो कि बात कर रहा है इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव करने के ब्लूप्रिंट की। चलिए अब हम बारी लाते हैं अगले एडिटोरियल एनालिसिस की, द लास्ट एडिटोरियल व्हिच इज ऑलवेज, जैसा कि मैं बताता हूं आपको, वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। रीजन बीइंग कि ये एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात कर रहा है। अभी तक हमने जितने भी कोविड 19 और इकोनॉमिक्स ऑफ कोविड 19 से रिलेटेड जो भी हमने डिस्कशन की वो किसी एक पर्टिकुलर कह लीजिए सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी से नहीं जूझ रहा था। वो चाहे एग्रीकल्चर की भी आप बात कीजिए, एग्रीकल्चर को छोड़ के हमने अभी तक किसी एक इंडस्ट्री की चर्चा नहीं की। एविएशन इंडस्ट्री की कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। इनफैक्ट एविएशन इंडस्ट्री को वैसे भी बहुत कह लीजिए कि तकलीफें रहती हैं, बहुत कह लीजिए इकोनॉमी के अंदर एविएशन इंडस्ट्री को किस तरीके से रिवाइव किया जाए उसके ऊपर चर्चा रहती है। उड़ान है, उड़ान 2.0 है, उड़ान 3.0 की भी कुछ चर्चा आ रही थी। तो आगे देखते हैं कि इस एडिटोरियल में पर्टिकुलरली पार्ले, इस पार्ले इज बेसिकली यहाँ पे दो लोगों को बुला लिया जाता है, एक्सपर्ट होते हैं ये लोग, और उनके साथ चर्चा की जाती है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, Q&A फॉर्म में। हम भी किसी दिन उस Q&A को जरूर जो है अपने भी चैनल के ऊपर चलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप सीधे तौर पे सवाल पूछेंगे लाइव सेशन पे और हम सीधे तौर पे जवाब देंगे रॉ। चलिए, नाउ विल द एविएशन इंडस्ट्री रिकवर फ्रॉम द पेंडेमिक जो अभी आया है। इन अ टाइम लाइक दिस व्हाट यू नीड टू डू इज प्रोफेशनल्स को हैंडल करना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स को नहीं। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, सॉरी, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं दे आर नॉट एक्सपर्ट्स इन द फील्ड, उनको इस चीज में एक्सपीरियंस नहीं होता, इस वजह से प्रोफेशनल्स को बुलाइए। नाउ जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उसने रिसेंटली कुछ बातें बोली हैं। नाउ ये जो एसोसिएशन है, पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि ये पूरी दुनिया का 82% ग्लोबल एयर ट्रैफिक जो है उसको रिप्रेजेंट करती है, एंड इज वर्किंग ऑन अ सिनेरियो ऑफ सिवियर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लास्टिंग फॉर अ फ्यू मंथ्स। एंड ऐसा भी हो सकता है अगले कुछ आने वाले सालों तक जो ये एविएशन इंडस्ट्री है ये इसकी हीट जो है वो फील करती रहे। नाउ व्हाट इट हैज सेड इज दैट दिस वुड cut the industry revenues, by a projected 252 billion in 2020 alone. This is a dimension beyond anything that the industry has ever experienced. This is unprecedented and no one in the industry has any clue कि करें क्या। इनफैक्ट ऐसी सिचुएशन अगर पहले कभी आई है तो 9/11 के समय पे आई थी, जब ओसामा बिन लादेन, वन ऑफ आवर फेलो केमिकल इंजीनियर्स,
वाज आल्सो अ केमिकल इंजीनियर, आई एम आल्सो अ केमिकल इंजीनियर। तो डरिएगा नहीं। तो 9/11 की जो सिचुएशन थी उस समय में ये देखा गया था, लेकिन उस समय इंडस्ट्री ने कमबैक जो है वो कर लिया था। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन हो गया था। अभी भी यही एक्सपेक्टेड है कि हो जाएगा। नाउ इट्स नॉट अ क्वेश्चन ओनली ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, visas not being allowed, travel not being allowed, airlines not being allowed। इसमें कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का इशू नहीं है। यहां पे इशू जो है इट इज मियरली ऑफ एप्रीहेंशन। सिर्फ एप्रीहेंशन के दम पे आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है हॉल्ट पे आई हुई है। अब पहले इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देखते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या अगर मान लीजिए ये सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन दूर हो जाता है, कोविड-19 जो है उसमें सुधार आ जाता है, क्योर मिल जाता है एंड सब तरफ जो है इसके असर को खत्म कर दिया जाता है। विल पीपल ट्रैवल ईदर फॉर लेजर और बिजनेस? द आंसर इज क्लियरली नो। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर दिस टू हैपन, चाहे वो लेजर के लिए हो चाहे वो बिजनेस के लिए हो। Then the question is कि क्या people going out to destinations and being apprehensive, will that be the case or not? So the first casualty will be the airline industry, because most of the people, they would avoid going out to destinations and they will be in fact apprehensive of any location जहां पे भी वो जाते हैं। Now, the fact is that a plane on the ground costs more than the air, cost very much high। उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है एयरलाइन के लिए। इनफैक्ट अभी जो सिचुएशन है, इट इज नॉट ओनली ह्यूमन रिसोर्सेज, इट इज ऑल्सो मशीन्स जो कि इंडस्ट्री का खर्चा बढ़ा रही हैं। In India, particularly 650 planes you have with all the airlines, 50% of them have been taken on lease। लीज पे उठाए हुए, तो उनकी लीज जो है वो हर महीने रेंटल जो है they are to be paid, they are being paid। It is not only the employees who are being unproductive, it is also the machines as of now। Sorry, ये थोड़ा सा हाथ हिल गया। There is also another IATA statement, जो एसोसिएशन की स्टेटमेंट है, एक और आई है, वो ये है जो कि और ज्यादा खतरनाक है। 25 मिलियन लोगों का जो कारोबार है, कह लीजिए जो रोजगार है, वो उससे हाथ धो बैठ सकते हैं। इवन व्हेन द फ्लाइट्स आर बीइंग पुट बैक इनटू ऑपरेशन, concept of social distancing will be imposed on the airlines as well। अगर आप 1/3 कैपेसिटी पे भी फ्लाई कर रहे हैं, तो इट वुड बी हाईली नेसेसरी कि हम देखें कि एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट जैसे कि भारत है, कि वो किस तरीके से फेयर्स जो है एयरलाइन के, वो उसको मैनेज करता है। बिकॉज टू सस्टेन द ऑपरेशन, एयरलाइंस विल चार्ज हेवीली। एंड आप वो दौर याद कर सकते हैं जो आप अगर उस समय जिंदा थे, अगर आप पैदा हो चुके थे, मैं तो नहीं हुआ था, 1940-1950 के समय का जो टाइम था, वो पीरियड था, वो एरा था जहां पे एलीट कुड अफोर्ड टू ट्रैवल थ्रू एयरलाइंस। तो वो समय वापस आ सकता है। एंड मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस दैट केम अप 10 to 15 years ago, ये चीज समझना जरूरी है, दे हैव ओनली सीन द गुड टाइम्स। बुरा वक्त उन्होंने देखा ही नहीं है। We have also seen that in the aviation industry it's a cyclical thing। तो ये साइक्लिकल होता है कि कभी कह लीजिए कि टूरिज्म बढ़ रहा है, कभी कह लीजिए कि ड्यू टू सर्टेन रीजंस किसी एक कंट्री में लोग ज्यादा जाना शुरू कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कह लीजिए यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, आजकल ये नई पोस्ट निकल के आई है, तो वो इन्फ्लुएंसर का अगर कह देता है कि भैया इस जगह पे जाना चाहिए, 10 places to visit before you die, 15 places to visit before you die, तो इस तरीके के एडिटोरियल्स की वजह से भी बहुत जगहों पे कह लीजिए कि टूरिज्म के अंदर बूम आ जाता है। लेकिन एक चीज जो नुकसानदेह है वो ये कि इतने अच्छे समय के दौरान भी कंपनीज डिड नॉट बिल्ड कैश रिजर्व्स। इंडिगो को छोड़ के, इंडिगो एयरलाइंस, आई ऑलवेज प्रेफर इंडिगो। नाउ इंडिगो एयरलाइंस को छोड़ के किसी भी कंपनी ने कैश रिजर्व को नहीं फोकस किया। वंस यू आर चेजिंग मार्केट शेयर एट द कॉस्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, हाउ आर दीज एयरलाइंस गोइंग टू सस्टेन इट? क्योंकि अभी मार्केट शेयर का करेंगे क्या? अनलेस एंड अनटिल आपके पास कैश रिजर्व्स होते, इस सिनेरियो से आप बच नहीं सकते। नाउ व्हाट द गवर्नमेंट फॉरगेट्स इज दैट पार्ट अपार्ट फ्रॉम दीस फेयर्स, जो ये खर्चा है, जो कह लीजिए ये टिकट का खर्चा है, जो कि अब करीब करीब एक इंडिविजुअल के लिए 10 से 20 हजार हो सकता है, which will have to be phenomenal, the days of family travel in India are finished। तो अभी क्या होगा? अभी मोस्ट ऑफ द पीपल दे वुड प्रेफर रेल ट्रैवल। तो वापस से वही बचपन की यादें ताजा होने वाली हैं। रेल ट्रैवल को लोग प्रेफर करेंगे। द सेकंड थिंग इज दैट देयर विल बी अ लॉट ऑफ अदर एरियाज व्हिच आर कनेक्टेड विद द एविएशन इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, इन सबको जो है नुकसान होने वाला है। इनफैक्ट आई वाज रीडिंग समवेयर
जो ओयो कंपनी जो है उसको बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाला है, पर्टिकुलरली इस पेंडेमिक के चलते। एंड जो कि एक्सपेंशन कर रही थी दिन दुगनी रात चुगनी। इनफैक्ट वन ऑफ माय फेलो जूनियर्स इन फ्रॉम माय कॉलेज, ही इज आल्सो वर्किंग देयर। तो ऐसे में ओयो रूम्स जिस तरीके से जो है कह लीजिए कि इस पूरी सिचुएशन से जूझेगा, उसी तरीके से आप समझ सकते हैं द एंटायर इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, उसको ये सारी के सारी हीट जो है बियर करनी पड़ेगी। मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग टू बिकम बैंकरप्ट, बैंकरप्सी आ सकती है। कैन द गवर्नमेंट पंप इन मनी टू पुश अप दिस इलीट इंडस्ट्री एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स? क्या सरकार ऐसा कर सकती है कि ये इलीट इंडस्ट्री को पैसा दे दे और सोशल सेक्टर को ना दे? दिस विल रिजल्ट इन अ पॉलिटिकल बूमरैंग। सरकार ये ऐसा करेगी ही नहीं। एंड द फर्स्ट थिंग दैट इंडियन एविएशन हैज टू गिव अप इज इट्स ईगो एज वेल, कि सरकार से ये डिमांड करे। ऐसे में होना क्या चाहिए सरकार को, इनफैक्ट ये हम आगे भी देखेंगे कि सरकार को सीधे तौर पे इनको अपने हाल पे छोड़ना चाहिए, ताकि ये एक लेसन लर्न करें। इट इज नॉट कि एविएशन इंडस्ट्री में मैल प्रैक्टिसेस नहीं है, इट इज नॉट कि एविएशन इंडस्ट्री का जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो फूल प्रूफ है। तो इस वजह से सरकार को कुछ हद तक जो कह लीजिए कि रिस्पॉन्स है वो इंडस्ट्री के ऊपर भी थोड़ा सा डालना जरूरी होगा। यूएस का जो अभी रिसेंटली एग्जांपल अगर हम ले, यूएस ने $2 ट्रिलियन का एक पैकेज जो है वो प्रोविजन किया है फॉर अ फ्यू बिलियंस फॉर एयरलाइंस एंड स्टाफ एज वेल। ऑस्ट्रेलिया से, चाइना से, सिंगापुर से इस तरीके के एग्जांपल्स जो हैं सामने आ रहे हैं। गवर्नमेंट में कम फॉरवर्ड एंड गिव सम फाइनेंशियल एड एज वेल। इस तरीके की फाइनेंशियल एड एक्सपेक्ट की जा सकती है, लेकिन एक चीज एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती है, वो है लार्ज स्केल एड। लार्ज स्केल एड नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर्टेन कंट्रीज में डू इट बिकॉज उनके पास प्लेंटी ऑफ मनी हो सकता है। भारत के पास इतना पैसा अगर होता तो भैया पहले सोशल सेक्टर के ऊपर खर्चा होने वाला है 50, और ऊपर से वी विल नॉट इवन बी नीडिंग 50% ऑफ आवर 650 fleet of planes that all our airlines currently have। 650 में से करीब करीब 300 सवा 300 प्लेन्स की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू जंप इन, दे हैव टू नेशनलाइज ऑल एयरलाइंस, वो नेशनलाइज करना पड़ेगा। और लुकिंग एट द अनसस्टेनेबिलिटी ऑफ उड़ान सीरीज, जिस तरीके से उड़ान 2.0 कह लीजिए, उड़ान की जो पहली जो स्कीम चली उसमें जो अनसस्टेनेबल मॉडल्स निकलकर सामने आए, तो ऐसा सरकार करेगी ही नहीं, नेशनलाइज करेगी नहीं एयरलाइंस को। अपनी एयरलाइन जो एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को जब मर्ज करके एयर इंडिया जो बनाई, तो वही जो नहीं संभल पा रही है सरकार से, सरकार नेशनलाइज करेगी नहीं। सो हाउ मेनी वेंचर्स कैन गवर्नमेंट सपोर्ट? इतने सारे वेंचर्स को कैसे सपोर्ट करेगी? द बिजनेस मॉडल दैट इंडियन कैरियर्स फॉलोड वो था कि हम ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर को गार्नर कर लें एट द एक्सपेंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। अब जेब में पैसा है नहीं तो अब परेशान हो रहे हैं। नाउ इट हैज बीन राइटली सेड दैट देयर इज अ लो कॉस्ट एयरलाइन। जैसे लो कॉस्ट एयरलाइन होती है, देयर इज अ हाई कॉस्ट एयरलाइन एज वेल। और फिर उसके अलावा लेगेसी कैरियर्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल एयर इंडिया। अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेट पार्ट इन इंडिया इज दैट देयर इज नो लो कॉस्ट एयरलाइन। ऐसी कोई एयरलाइन नहीं है जो लो कॉस्ट बेसिस पे सस्टेन कर सके। द फैक्ट रिमेन्स, एज लॉन्ग एज द एयरलाइंस आर ड्रिवन बाय प्रोमोटर्स एंड देयर पर्सनल ईगोज, you will not have a good chapter for the aviation industry। हाँ, सरकार अगर कर सकती है कुछ तो वो ये कर सकती है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल को, जिस तेल के ऊपर जो प्लेन्स हैं वो रन करते हैं, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, उसको जीएसटी में लेके आया जा सकता है। इनफैक्ट ये सलाह तो हम पेट्रोल और डीजल जैसे प्रोडक्ट्स के लिए भी दी जाएगी कि जीएसटी के एम्बिट में लिया जाए, लेकिन उसके रेपरकशंस थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं। इसमें सवाल उठ सकता है फेडरलिज्म का, जहां पे सरकार एक्सपेक्ट कर रही है कि स्टेट्स कुछ खर्चा बियर करे, तो वहां पे स्टेट्स के जो रेवेन्यूज हैं उन पे डेंट पड़ सकता है। लेकिन इस केस में ज्यादा डेंट नहीं पड़ेगा, तो आप एविएशन टर्बाइन फ्यूल को जीएसटी के एम्बिट में ला सकते हैं। गवर्नमेंट शुड हैव अ हैंड्स ऑफ पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? हैंड्स ऑफ पॉलिसी। मतलब आप सलाह दे रहे हैं, आप मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन आप अंदर हाथ नहीं डाल रहे हैं, एविएशन इंडस्ट्री के अंदर हाथ नहीं डाल रहे हैं। लेट द एविएशन इंडस्ट्री लर्न द लेसन्स एंड दे विल कम आउट मच बेटर आफ्टर दिस पेंडेमिक इज ओवर। अपने आप अगर सीख लेंगे तभी सही रहेगा। रियलिस्टिक पिक्चर की अगर हम बात करें तो सूरत हाल जो है बहुत खराब है, समझ संभल के चलना चाहिए। A lot of people have found alternative means of working। For example, अगर मेरी बात कीजिए तो हम आप लोगों के साथ इस तरीके से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं,
पहले हम फिजिकल क्लासेस लिया करते थे। तो इसी तरीके से अगर हम चलते रहे तो बहुत सारे लोगों ने अल्टरनेटिव मेजर्स तो उठा लिए। तो स्पेशली फॉर एग्जांपल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जूम ऐप के खिलाफ बहुत चर्चा हो रही है। जूम ऐप आई वुड सजेस्ट एज वेल कि आप लोग भी अनइंस्टॉल कर दीजिए, उससे बचिएगा, थोड़ा खतरनाक सिचुएशन है। सो इट्स गोइंग टू बी अ मेजर चेंज ऑब्वियसली दैट वी विल सी, नॉट ओनली फॉर द एविएशन इंडस्ट्री बट ओवरऑल पूरी दुनिया में बात करें और सारे सेक्टर्स की बात करें। तो जो सलाह दी जाती है बाय द एक्सपर्ट्स ऑफ दिस एडिटोरियल, वो ये कहते हैं तेजी पकड़िए धीरे धीरे। एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट वी कैन नॉट गेट बैक टू द प्री पेंडेमिक सिचुएशन। तो धीरे धीरे से तेजी पकड़िए, उसी तरीके से आपको चलना पड़ेगा, आगे की सोच रखनी पड़ेगी। दिक्कत यह है कि अभी तक जो एविएशन इंडस्ट्री है वो हमेशा प्रेजेंट की सोच रही थी, फ्यूचर की सोच नहीं रही थी। तो अभी फ्यूचर का सोचना जरूरी हो गया है। राइट नाउ वी आर इन अ क्विक सैंड, सो इट रिक्वायर्स क्लियर थिंकिंग, we need professionals, and the most important thing is if you have made an error, पहले तो गलती मान लो, पहले एडमिट करो कि गलती की है और फिर उसमें से सीख ले लो। यही चीज इस एडिटोरियल में बोली है। इसमें से जो भी फैक्ट्स, जो भी डेटा और जो भी कह लीजिए एनालिसिस निकल के आया है, रीजनिंग लॉजिक निकल के आया है, उसे आपने नोट कर लेना है। पीपीटी की का लिंक जो है प्रेजेंटेशन का, इस पूरे राइटअप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। डू मेक श्योर आप उस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने मित्र बंधुओं के साथ इस चैनल को शेयर कीजिएगा। वो एक तो सा प्यारा सा जो बेल आइकन है मैं रोज बनाता हूं, आप लोग दबाइए ताकि आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नोटिफिकेशन मिलना जरूरी है भैया। मैं अलग अलग लेवल की चीजें कवर करने वाला हूं। मैं बहुत जल्दी एनसीईआरटीज जो है कवर करने वाला हूं। अ ब्रांड न्यू वीडियो इन आवर हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज, वो भी ऐड होने वाली है विद इन दिस वीक। अ लॉट विल बी डिलीवर्ड। मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड टू न्याय अकेडमी ऑफ विजडम। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, यू हैव बीन अ पेशेंट लिसनर।